Good afternoon, my dear students. Today I am going to read out and explain the last part of Alphonse Daudet's short story, The Last Lesson. In this part, I am going to explain to you all the paragraphs from 17 to 25. So now let us start. It is, as you see, paragraph 17. After the grammar, we had a lesson in writing. ग्रामर के क्लास के बाद हम लोगों को राइटिंग में एक लेसन मिलना था, लिखने में. That day M. Hamel had new copies for us. उस दिन M. Hamel हम लोगों के लिए नए कॉपीज़ रखते थे, यानी हमें नए कॉपीज़ मिले थे. रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उस पर बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया था फ्रांस अल्जैक, फ्रांस अल्जैक. गोल गोल जो होता है ना, उस तरह से सजा के लिखा गया था. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैक्स, और इस तरह से उन्होंने लिखा था चीज़ों को जैसे कि हर शब्द लग रहा था एक छोटा सा लहराता हुआ, फ्लोटिंग का मतलब हुआ लहराता हुआ झंडा है. और ये झंडे जो थे ना, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ऐसे लिखे हुए कागज़ पर जो छोटे छोटे झंडे थे स्कूल में चारों तरफ लगा दिए गए थे. और ये झंडे हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. जहाँ हम बैठे थे वहाँ एक रॉड लगा हुआ था, उस रॉड से ये जो झंडे थे ये वो लटक रहे थे. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेड टू वॉक. ये ऑट टू हैव सीन का मतलब होता है, कहानीकार कहानी सुनाते सुनाते, हमारा नेटर कहानी सुनाते सुनाते इस तरह कहना चाह रहा है कि आपको भी चाहिए था देखना. आपको भी, आउट का मतलब होता है चाहिए था, आपको भी चाहिए था देखना. क्या देखना? हाउ एवरीवन, कि आज के दिन हर कोई किस तरह से सेट टू वर्क था, अपने अपने काम में लगा हुआ था. रोज़ कोई अपने काम में मन लगा कर नहीं जुटता था, आज हर कोई अपने काम में मन लगा के काम कर रहा है. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और आज सारा स्कूल कितना क्वाइट है, सारा स्कूल कितना खामोश है, कितना साइलेंस है वहाँ पर. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग, और केवल एक ही साउंड था वहाँ, वो भी स्क्रैचिंग का साउंड था. स्क्रैचिंग का मतलब होता है कि वो जो कागज़ पर लिखते हैं, जो घिसने की आवाज़ आती है, लिखा हुआ द वीक साउंड बाय ड्राइंग और राइटिंग विथ ए पेन. ठीक है ना, पेन के जरिए जो हम लोग ड्राइंग करते हैं, लिखते हैं, उसके जरिए जो साउंड खिच 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 का निकलता है, यही साउंड पूरे स्कूल में सुनाई पड़ रहा था. स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, यही एक साउंड पूरे स्कूल में सुनाई दे रहा था, पेपर पर पेन चलने की आवाज़. वंस सम बीटल्स फ्लू इन, इसी दरमियान देखा गया कि एक छोटा सा बीटल्स मैंने इंसेक्ट, कीड़ा कोड़ा होता है उड़ने वाला, वो कमरे में उड़ के आता है, क्लासरूम में उड़ के आता है. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. आज लोग अपने अपने काम में, स्टूडेंट्स अपने अपने पढ़ाई में इतना ज़्यादा अटेंटिव हो गए थे, इतना ज़्यादा ध्यान लगाए हुए थे कि उस फतिंगे पर जो कि उड़ के क्लासरूम में आया था, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि क्लास में जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया. जबकि छोटे बच्चे क्लास में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उड़ के आती हैं, तितली या कुछ उड़ के आ जाने से सारा ध्यान उनका उस तरफ आकर्षित हो जाता है. लेकिन आज कोई उस बिटल्स की तरफ ध्यान नहीं देता है. और देखिए ये जो लिटिल वंस हैं, हु वॉक्स राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश बुक्स. ट्रेसिंग करना का मतलब ड्राइंग करना, कॉपी के ऊपर लाइन टानना ड्राइंग के लिए. ये छोटे बच्चे जो थे ना, वो सब के सब वर्कड, काम कर रहे थे, राइट, ठीक ठाक काम कर रहे थे, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जिस कॉपी पर वो मछली मारने का जो हुक होता है, जिसमें कि मछली का शिकार किया जाता है, उस हुक को बनाने में व्यस्त थे. और कैसे व्यस्त थे? एज इफ डैट वॉज फ्रेंच, इस तरह से व्यस्त थे भूल कर बिटल को, जैसे कि ये बिटल नहीं हो, जैसे कि फ्रांस हो. यहाँ पर एक कंपैरिजन है, यहाँ पर फिर एक व्यंग किया गया है. यानी जब सब कुछ साधारण था तो लोग फ्रांस अपने मुल्क को, अपने प्रांत को, अपने देश को भूले हुए थे कि कोई आएगा, आक्रमण करेगा, जीत भी सकता है. ऐसा उनके
ध्यान में भी नहीं आ रहा था, भूले हुए थे देश को। और आज ठीक उसी तरह से जब देश किसी दूसरे के हाथ में चला गया है, उनका भाषा छिन गया है, इस एहसास ने उनको इतना सीरियस बना दिया है कि ठीक उसी तरह से जैसे कि कभी ये फ्रांस को भूले हुए थे, आज ये लोग किसको भूल गए हैं? आज जैसे कि एक बिटल जो आया है क्लासरूम में, उसको भूल गए हैं। ये एक व्यंग है, ये एक व्यंग है कि सीरियसनेस जब होना चाहिए था तो नहीं था, और आज जबकि सीरियसनेस का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग सीरियस पड़े हुए हैं, सीरियसनेस के साथ पढ़ रहे हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लॉ। और जो स्कूल का जो छत, स्कूल की जो छत थी, उस पर जो पिजन्स थे, जो कबूतर वगैरह थे, कबूतरों की आवाज़ को क्वीइंग कहते हैं, वो बहुत धीमे धीमे आवाज़ में वो लोग आज बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन? ये जो प्रूशियन लोग आए हैं, हम लोगों को मजबूर करके जर्मन सिखा रहे हैं, क्या वो लोग इन चिड़ियों को भी, इन कबूतरों को भी जर्मन सिखाने पर मजबूर करेंगे, जर्मन सीखने पर मजबूर करेंगे? इवन द पिजियंस, हम लोग तो कर ही रहे हैं, क्या पिजियंस को भी कर देंगे? इस तरह से एक सवाल उठाता है अपने मन में हमारा लिटिल फ्रांज। तो देखिए, पैराग्राफ 17 ख़त्म हुआ, अब हम लोग पैराग्राफ 18 की तरफ मूव करते हैं। ओके, पैराग्राफ 18 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पैराग्राफ 18 में देखिए, शुरू होता है, Whenever I looked up from my writing, मैं लिख रहा था, लिखने का क्लास था, तो राइटिंग करते करते जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो क्या देखा, एम हेमल को देखा, तो वो सिटिंग थे, बैठे हुए थे, मोशनलेस, कोई गति उनके शरीर में नहीं थी, शरीर हिल नहीं रहा था, चुपचाप से बैठे थे, अपने चेयर पर बैठे थे। एंड गेजिंग, और गेज करना का मतलब हमने लिखा हुआ टू लुक स्टडीली विथ ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ किसी चीज़ को देखना, गौर से देखना। तो अपने चेयर पर बैठे हुए गेज कर रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग, एक बार वो एक चीज़ को देख रहे थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ को देख रहे थे, एज इफ़ यू वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, इस तरह से चीज़ों को देख रहे थे जैसे कि वो अपने माथा में सब कुछ फिक्स कर लेना चाह रहे थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम। आज तो उन्हें छोड़ के जाना था, आज आखिरी दिन था, तो हर चीज़ों को वो इतना गौर से देख रहे थे जैसे सारी तस्वीरें अपने मस्तक में उठा लेना चाह रहे थे जो उस छोटे से क्लासरूम में था। फैंसी करना के मतलब इमेजिन करो। आश्चर्य के साथ हमारा लिटिल फ्रांज आप लोगों से, हम लोगों को कह रहा है कहानी सुनाते हुए कि भैया आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिए क्या सिचुएशन था। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। एक व्यक्ति टीचर के हैसियत से एक ही जगह पर 40 साल से काम कर रहा था। विथ हिज गार्डन, अपने गार्डन के साथ, आउटसाइड द विंडो, स्कूल में उसके लिए गार्डन था जो उसके विंडो के ठीक बाहर था, एंड इस क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसका क्लास उसके सामने था। जस्ट लाइक डैट 40 साल ये इसी तरह से रहा, चेंज नहीं हुआ। आज वो शख्स 40 साल के बाद यहाँ से जाने वाला है, तो सोचिए उसका जो उसके अंदर जो मन में कैसी बातें चल रही होंगी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ क्लासरूम में जो डेस्क और बेंचेस थे वही वर्न स्मूथ हो गए थे। बच्चे बैठ बैठ के 40 साल में उसको घिस दिए थे उसी में, और जो बैठने की वजह से जो घिस गया था चेयर वगैरह, वो बिल्कुल चिकना लग रहा था। वर्न होना माने किसी चीज़ का इस्तेमाल होते होते उस पर खती पैदा होना, और जो खती चेयर और डेस्क में पैदा हुआ था वो बिल्कुल स्मूथ था, चिकना था। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, और एक और चेंजेस हुआ था। कभी वॉलनट ट्री को उन्होंने लगाया हुआ था। ये अखरोट का दरख्त होता है, मैंने लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे 4 नंबर में कि वॉलनट जो होता है ये अखरोट का पेड़ होता है। इन द गार्डन वेयर टॉलर, कभी गार्डन में टीचर ने लगाया था, वो आज थोड़ा बड़ा हो गया है। एंड द हॉप वाइन भी देखिए यहाँ पर है 5 नंबर में, 5 नंबर हॉप वाइन है। हॉप वाइन मतलब क्लाइंबिंग प्लांट को हम लोग कहते हैं। और जो क्लाइंबिंग प्लांट थे ये भी थोड़ा ज़्यादा बढ़े हुए थे। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ। ये दोनों चीज़ें, वॉलनट ट्री और होपपिन वाइन माने क्लाइंबिंग ट्रीज़ को टीचर ने अपने हाथों से प्लांट किया था। ट्वाइंटेड, ये
ट्वेंटेड हो गया था, मतलब कॉइल्ड और ट्विस्टेड, जिस तरह से चीज़ें ट्विस्टेड हो जाती हैं, एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, इस तरह से। और ये ट्विस्टेड होकर अबाउट द विंडोज़, खिड़की के ऊपर गए हैं, टू द रूफ, खिड़की से होते हुए छत तक गए हैं। हाउ इट वॉज है ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। पुअर मैन फिर यहाँ पर टीचर को कहा जा रहा है, और हमारा लिटिल फ्रांच कहता है, सोच के देखिए, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, किस तरह से उनका दिल टूटा होगा कि वो आज सब चीज़, लीव इट ऑल, सब चीज़ छोड़ के जाने के लिए तैयार हुए हैं। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवव, और जहाँ बैठ के क्लास चल रहा था, जिस क्लासरूम में, उसके ऊपर में उनका कमरा था, और उस कमरे से उनके सिस्टर के इधर उधर मूव करने की आवाज़ें आ रही थीं, वो सुन पा रहे थे। आवाज़ें किसकी थी? पैकिंग दियर ट्रंक। उनकी सिस्टर क्लास के ऊपर जो कमरा था, उस कमरे में ट्रंक को, माने बड़े बड़े बक्सों को वो कपड़ों से भर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, इसलिए कि आने वाले दिन आदेश आ गया था, आने वाले दिन उनको ज़रूर इस मुल्क को छोड़ के जाना था। नाउ लेट अस कम टू पैराग्राफ 19. ओके, पैराग्राफ 19. But he had the courage to hear every lesson to the very last. But he had the courage to hear every lesson. After the writing, we had a lesson in history. But he had the courage to hear every lesson to the very last. इतना चीज़ें उनके मन में चल रही थीं। ही यहाँ पर आया है आपको टीचर के लिए, MML के लिए, और हमारा लिटिल फ्रांच कह रहा है कि हमारे टीचर के पास अभी भी इतना साहस था कि उनको पता था कि आज लास्ट लेसन है, फिर भी वो कोई कोताही नहीं दिखा रहे थे। हर लेसन को वो आखिरी तक सबसे सुनते जा रहे थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के बाद हमारा एक हिस्ट्री का क्लास होने वाला था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी। उसके बाद छुट्टी होने का समय होता है, तो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, छुट्टी से पहले जो राइम पढ़ते हैं, बा बेबी बो बू, ये सब होने वाला था। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। और डाउन देयर एट द बैक, और क्लासरूम के पीछे जो हाउसर बैठा हुआ था, हाउसर सरनेम में मैंने आप लोगों को बताया था, वो अपना स्पेक्टिकल, अपना चश्मा पहना हुआ था। होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। प्राइमर का मतलब हमने बताया था कि वो पुस्तक जिसमें के प्रार्थनाएं लिखी हुई होती हैं। प्राइमर का मतलब वो पुस्तक जिसमें के प्रार्थनाएं लिखी होती, वो अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उसमें जो लिखे हुए शब्द थे उसको उच्चारण कर रहा था। यू कुड सी डैट ही टू वॉज क्राइंग। आप देख सकते हो, अगर कल्पना कर सकते हो तो देख सकते हो, हाउसर भी जैसे कि वो रोनी आवाज़ में बात कर रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन। उसकी जो आवाज़ थी वो भावनाओं से कांप रही थी, वो पूरे इमोशन से जज्बाती हो गया था। उसके बातों में, उसके लहजे में कपकपी आ गई थी। ट्रेम्बल का मतलब कपकपी होता है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और इस तरह से उसका सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था। डैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। ऐसा लग रहा था कि हम लोग सब पता नहीं हंसेंगे न रोएंगे। ये एक अजीब एक भावनाओं का मिक्सचर पैदा हो गया था कि कोई रो रहा है तो उसका रोना ऐसा है जैसे कि देख के लग रहा है हंसी आ जाएगी। ठीक है, हाउ वेल आई रिमेंबर इट। आप इसे कल्पना कर पाएँ या ना पाएँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से रिमेंबर कर पाऊँगा। द लास्ट लेसन, अपने इस आखिरी लेसन को। नाउ कम टू पैराग्राफ 20 to 25. All at once the church clock struck 12. All at once, अचानक, तुरंत, जो चर्च था बाहर में उसकी घंटी बजी 12 की। Then the Angelus का मतलब लिखा हुआ चर्च बेल that indicate the recitation of Angelus, that is Gabriel's announcement of the arrival of Christ. यानी चर्च बेल जो कि ये बताता है, इंडिकेट द रिसाइटेशन ऑफ एंगलस। बेल बजता है तो एंगलस जो है, जिसमें कि जिब्रेल जो एक भगवान के दूत थे जिसको फरिश्ता कहते हैं, वो उनके आने का, उन्होंने आया और आके कहा था कि क्राइस्ट जो है, मतलब ईसा मसीह जो हैं, वो ज़मीन पर आने वाले हैं। तो ये जब बेल होता है तो एंगलस पढ़ा जाता है। गैब्रियल मेरीज अनाउंसमेंट टू मदर मैरी,
और जिब्रिल ने इस एंगेलस में अनाउंसमेंट किया कि मदर मेरी भी आने वाली हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनंसिएशन, इसको हम लोग एनंसिएशन भी कहते हैं। तो देन द एंगेलस, तब उसके बाद एंगेलस वाली घंटी बजी जिस समय ये सारी बातें पढ़ी जाती हैं। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन, ठीक उसी समय प्रूशियन सोल्जर की जो ट्रम्पेट थी, माने मिलिट्री की जो बाजा गाजा होता है, मिलिट्री की जो आवाज़ें निकलती हैं बाजा के द्वारा, वो बजी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, इसलिए कि वो लोग ड्रिल ख़त्म करके वापस हो रहे थे, ठीक है। साउंडेड अंडर आवर विंडो, ये सारी आवाज़ हमारे विंडो के नीचे से आ रही थी। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हो गए। वेरी पेल, उनको देखने से कमज़ोर लग रहे थे, पीले लग रहे थे। इन इस चेयर, अपने चेयर में। आई नेवर सॉ हिम लुक टू सो टॉल, लेकिन वो एकदम से इस ऐसे मोमेंट में, जबकि उन्हें सिर्फ फीलिंग दुख का हो रहा था, वो अपने आप को दिखा रहे थे कि नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, मैं अभी इन सारी चीज़ों को झेल सकता हूँ। वो अपने सीने तान के एकदम सीधा खड़े थे, ऐसे जैसे कि इतना लंबा दिख रहे थे कि ऐसा लंबा हमने उन्हें कभी देखा नहीं था। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आवाज़ जो है वो रुक गई। जब इंसान बोलते बोलते रोता है, उसके अंदर जो एक रोने का जो एक मन बनने लगता है, तो आवाज़ें जो है वो बंद हो जाती हैं। गला जो है ऐसा लगता है कि किसी ने गला को बंद कर दिया है। तो आई कहते कहते वो जैसे कि चौक हो गए, मतलब उनकी आवाज़ रुक गई। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा उठाए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बियरिंग ऑन का मतलब होता है कि एकदम से सब कुछ बटोरना। तो बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, माइट का मतलब यहाँ पर शक्ति, जो भी शक्ति उनके अंदर थी, उन सारी शक्तियों को उन्होंने अपने अंदर बटोरा। ही रोट, और शक्तियों को अपने अंदर बटोरने के बाद उन्होंने लिखा एज लार्ज एज ही कुड, उस ब्लैक बोर्ड पर उतना बड़ा लिखे जितना बड़ा को लिख सकते थे, वाइवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है इट इज़ एन एक्सप्रेशन यूज टू शो पैट्रियोटिज्म इन फ्रांस। फ्रांस में जब देश प्रेम को बोलना होता है तो इस तरह से वो लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग वंदे मातरम कहते हैं, वो लोग इस तरह से इस चीज़ को कहते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर रुके और उन्होंने वॉल की तरफ गए, और वॉल की तरफ जाकर उन्होंने अपने सर को लीन किया। लीन करने का मतलब झुकाना। एंड विथआउट ए वर्ड, और बगैर कोई शब्द कहे हुए, ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने जेस्चर कहना जैसे कि अपने शरीर के इशारे से जब हम कोई बात कहते हैं, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो इशारा को इंग्लिश में जेस्चर कहते हैं। तो उन्होंने अपने शरीर के इशारे से कहा, अपने हाथों को टू अस विथ हिज हैंड, ये इशारा अपने हाथों से कर रहे थे। उन्होंने हाथों से इशारा करके बताया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, तुम लोग जा सकते हो। इस तरह से उन्होंने बताया। अब चलिए हम लोग आते हैं, ये आखिरी पार्ट है, ये आप पढ़ लेना। मैं इसको जस्ट सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ, ये समरी ऑफ द स्टोरी है, बहुत आसान है। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा रीडिंग कर देना चाहूँगा। द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रांस। स्टोरी एक फ्रांसीसी लड़का फ्रांज ने नरेट किया, सुनाया है। ही इज़ लेज़ी बट सेंसिटिव, वो लड़का बहुत सुस्त है लेकिन वो सेंसिटिव है, चीज़ों को महसूस कर सकता है, समझ सकता है। एंड लाइक टू प्ले, और खेलना पसंद करता है। ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर एमएमएल, वो फ्रांसीसी भाषा पढ़ने को पसंद नहीं करता है और अपने एमएमएल नाम के टीचर को नफरत करता है। आफ्टर ओवर पावरिंग देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्ज़ाक एंड लॉरेन इन फ्रांस, फ्रांस में अल्ज़ाक और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट को जीतने के बाद, बर्लिन हैज़ ऑर्डर, मैंने प्रूशियन वालों ने ऑर्डर किया था, बर्लिन से ऑर्डर आया था कि डेट जर्मन लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ फ्रेंच बी टॉट इन द स्कूल हेयर, कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज फ्रांसीसी के बजाय स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर एम हेमिल, और आज जो है एम हेमिल टीचर का आखिरी दिन है। हु हैज़ बीन देयर फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों से वह यहाँ पर थे। ही इज़ फुल ऑफ ग्रीफ, दुख से भरे हुए हैं, और लेकिन उनके अंदर देश प्रेम अभी भी है। एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज हार्ड वर्क, अपने उनके हार्ड वर्क के सम्मान में द विलेज मैन ऑल्सो अटेंडेड हिज लास्ट लेसन,
इस सम्मान में विलेज के लोग भी इस लास्ट लेसन को अटेंड करने आए थे। दे आर सैड, ये विलेज के लोग भी उदास हैं। एंड दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग, और उन लोगों ने भी अपने मातृभाषा को नहीं सीखा था, जो कि फ्रांसीसी भाषा था अपने बचपन में। फ्रांस इज शॉक्ड टू नो, फ्रांस ये जान के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है डेट इट इज़ हिज लास्ट लेसन, कि उसका जो है आखिरी लेसन है। ठीक है, उसका ये आखिरी लेसन है। ठीक है, नाउ सडनली ही गेट्स इंटरेस्टेड। हमने पढ़ा था फ्रांस इज शॉक टू नो डेट इट इज़ लास्ट लेसन एंड नाउ ही विल नॉट बी एबल टू नो फ्रेंच, और आज के बाद वो फ्रांसीसी भाषा जान नहीं पाएगा। नाउ सडनली ही गेट्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग इट, अचानक वो इसको पढ़ने में रुचि दिखाने लगता है। एंड अंडरस्टैंड्स एवरी टॉट ऑन दैट डे, उस दिन जो कुछ भी बताते हैं MML उसको समझ में आने लगता है। ही डेवलप्स एन इंस्टेंट लाइकिंग ऑफ द टीचर MML, जिस टीचर को नफरत करता था इंस्टेंट अभी तुरंत उसको पसंद करने लगता है। एंड रिस्पेक्ट हिम, और उसको रिस्पेक्ट करता है फॉर हिज सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क, इसलिए रिस्पेक्ट करता है कि हमारे टीचर बहुत सिंसियर हैं और बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले हैं। ही फील सैड एट डिपार्टिंग फ्रॉम हिम, उनसे वो आज अलग हो जाएगा, इसके लिए उसे सैडनेस है। एंड इज़ अशेम्ड, उसको शर्म भी आ रहा है, फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिसाइट द लेसन ऑफ पार्टिसिपल, इससे कि हमारा जो लिटिल फ्रांस है वो ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, तो आज पार्टिसिपल्स का जो लेसन है वो रिसाइट नहीं कर पा रहा है, पढ़ के सुना नहीं पा रहा है, इस पर उसको शर्म भी आ रही है। M. Hamel tells them that they all are at fault for not being eager enough to learn. MML ने बताया कि सबकी गलती है, काफ़ी गलती है सबकी, कि सब लोग जो हैं, हम लोग मिल के इस चीज़ को सीखना नहीं चाहते थे, पुटिंग इट ऑफ टू द नेक्स्ट डे, इसलिए कि हम लोगों ने सब मिलकर यही मानसिकता बना लिया था कि पुटिंग इट ऑफ टू द नेक्स्ट डे, कह रहे चलो कल आने वाले दिन हम लोग फ्रांसीसी भाषा सीख लेंगे। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसरली, उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया कि वो भी सिंसरली उन्हें पढ़ाया नहीं है, बहुत ही गंभीरता से उनको पढ़ाया नहीं है। हिज पैट्रियटिज्म इज़ रिफ्लेक्टेड इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा को जो उन्होंने प्रशंसा करी है, उस प्रशंसा में प्रकाशित है, दिखता है कि जो M. Hamel थे उनके अंदर देश प्रेम था। एज बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने बताया कि फ्रांसीसी भाषा जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे रीज़नेबल भाषा है। ही टेल्स द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज, उन्होंने क्लास को कहा कि अपने भाषा की सुरक्षा करो। फॉर बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज़ द की टू escape फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी, उन्होंने कहा इसलिए कि जो अपने लैंग्वेज के करीब होता है, क्लोज टू वंस ओन लैंग्वेज, वो अगर गुलामी में भी फंसता है तो गुलामी के कैद से निकलने के लिए ये एक बचाव का काम करता है, उसकी भाषा बचाव का काम करती है। इट विल हेल्प देम इन गेटिंग फ्री फ्रॉम द जर्मन, अगर भाषा सीख के रखेंगे यानी सभ्यता से जुड़े रहेंगे, अपने रस्म रिवाज से जुड़े हुए रहेंगे, तो ये हेल्प करेगा कि वो जर्मन के जो गुलामी है उससे अपने आप को आज़ाद करा सकें। दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग देयर मदर टंग, लोगों ने अपने मदर टंग के सीखने के इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया, समझा। एंड दे हैव बीन डिफीटेड बाय द जर्मन्स एंड दैट, और ये बात कि जर्मन वालों ने उन्हें डिफीट किया है बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी, इसलिए डिफीट किया है कि उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं दिखाई थी, वो लोग इलिटरेट रह गए थे। यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि वो नेशन जहाँ पर ज़्यादा इलिटरेट लोग हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं होते हैं, वो नेशन बिल्कुल तैयार रहता है कि कोई बाहर से आए उन पर हमला करे, बाहर से आए उन पर कब्ज़ा करे, बाहर से आए उन पर अपनी संस्कृति को थोपे, अपनी ज़ुबान को थोपे। तो ये आप पर जिम्मेदारी बनती है स्टूडेंट्स कि आप अपने लैंग्वेज को गार्ड करें, अंग्रेजी सीखें और दूसरे भाषाओं को सीखें, इसलिए कि आज इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन के रहना है हम लोगों को। अंग्रेजी ज़रूर सीखें, लेकिन साथ ही साथ अपने भाषा को रिस्पेक्ट करने का ढंग सीखें। फ्रेंच फील्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अवे वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन, एक आदमी से उसके खुद के भाषा को जो लिया नहीं, टेक अवे नहीं किया जा सकता, मुमकिन ही नहीं है। एज इट इज़ नेचुरल टू ईच बीइंग, इसलिए कि भाषा जो है हर शख्स के लिए, बीइंग का मतलब शख्स, हर शख्स के लिए नेचुरल होता है। मे इट बी द कू टू द पिजन, हो ये पिजन जो है कबूतर जो है
उसका जो क्वीइंग की जो आवाज़ है, उसकी जो आवाज़, और फ्रेंच टू द फ्रेंचमैन, चिड़ियाओं के अपने भाषा होती है, उस भाषा को कोई छीन नहीं सकता है। हर प्रांत में रहने वाले लोगों के अपने अपने भाषा होते हैं, उस भाषा को कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, लाद सकता है ज़रूर अपना भाषा, लेकिन जो लोग अपने भाषा को, और भाषा ही जो है, लैंग्वेज ही जो है, मादरी ज़ुबान जो है, वही जो है एक की है तमाम चीज़ों का, आपकी पहचान का, आपको गुलामी से निकालने का, बचाने का एक रास्ता भी वही है। इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताया गया है कि आप चाहें जिस भाषा को सीखें, आप चाहें जो कुछ भी दुनिया में हासिल करें, कभी भी अपने मातृभाषा के साथ खिलवाड़ ना करें, बल्कि उसको ज़रूर सीखें और अच्छे से सीखें। उसके साथ साथ जितनी भी भाषाओं को सीखना है आप सीखें। एंड ऑफ द समरी, यहाँ समरी एंड हुआ, चैप्टर भी एंड हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर क्वेश्चन आंसर्स करके मैं भेजने वाला हूँ। आप इसको अच्छा से पढ़ें, देखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।